इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। तब तो महारानी रासा को ये पवित्र चंद्ररस अवश्य पीना चाहिए। महारानी तो स्वयं उन्हें क्यों नहीं दिया? हाँ, वो तुझ पर कितनी प्रसन्न होंगी। संभवतः पुरस्कार भी दे दे तुझे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महारानी। परंतु उनसे ये मत कहना कि मैंने भिजवाया। पर क्यों महारानी? औरतों का स्वभाव तो तू जानती है ना जीनो। संभव है कि महारानी मुझ पर संदेह कर बैठी कि स्वयं बांझ होने के कारण मैंने इस पवित्र चंद्र रस में उन्हें विष मिला कर दिया है। फिर वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हाँ, यदि तू इसे अपनी ओर से ले जाएगी तो वो तुझ पर संदेह नहीं करेगी और वो इसे स्वीकार कर लेगी। मैं समझ गई महारानी, आपका हृदय कितना विशाल है। आप महारानी रासा पर उपकार भी करना चाहती हैं तो गुप्त रूप से। उपकार कहाँ जीनो, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है ना। स्वार्थ? महारानी रासा माता बनेंगी तो मैं भी तो बड़ी माता कहलाऊंगी ना। ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। आप शगुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। पवित्र चंद्ररस है। भारतीय कुल परंपरा के अनुसार इसे पीने से संतान चंद्रमा की तरह सुंदर होती है। अच्छा, तब तो मैं इसे अवश्य पीऊंगी। ला। अरे बिलारी, तू यहाँ क्या कर रही है? जरा पकड़ तो। बिलारी, आ ना। महारानी, चंद्ररस। ठहर ना। आजा। महारानी, इसे पी लीजिए। बिल्ली मैं पकड़ देती हूँ। नहीं, बिल्ली को मैं पकड़ती हूँ। महारानी, आपको इस अवस्था में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। लीजिए, इसे पी लीजिए। अच्छा, ला, ये पकड़।
विष? मुझे विष देकर मारने का षड्यंत्र किया गया था। जब कभी शुभ जन्म लेता है, अशुभ भी उसके साथ जन्म लेता है। तुम्हारी परीक्षाएं तो तुम्हारे जन्म से पहले ही आरंभ हो गई थी। फिर मैं जीवित कैसे रह गया? जीवन जिसे बचाना चाहे उसे कौन कर सकता है? तुम्हारे साथ तो जन्म जन्मांतरों से अर्जित तुम्हारी शक्ति थी। तुमने अपने और अपनी मां पर हुए प्राण गर्भ में रहकर एक योद्धा की तरह मुकाबला किया। मेरा बच्चा! घबराइए नहीं महारानी, आपका बच्चा सकुशल है। अरे आपके बच्चे ने तो गर्भ में ही एक महान योद्धा की तरह अपने और आपके प्राणों की रक्षा की है। महाराज, परंतु रासा की दशा कैसे हुई राजवती? महारानी, ये बात तो दासी के होश में आने पर ही पता चलेगी। महारानी रासा बेहोश होकर कैसे गिर पड़ी? क्या इन्होंने कुछ खाया पिया था? नहीं महाराज। संभव है महारानी रासा दुर्बलता के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी हो। नहीं महाराज, दुर्बलता नहीं, कोई अन्य कारण रहा होगा। क्योंकि जब मैंने महारानी का परीक्षण किया तो उनका पेट आग की तरह तप रहा था। महारानी के प्राण बच गए, यही हमारा सौभाग्य है महाराज। और थार के भविष्य के भी। महाराज, अब महारानी को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मैंने इन्हें नींद की औषधि दे दी। महारानी जितना सोएंगी उनके लिए उतना ही लाभदायक होगा। ठीक है। तुम्हारा एक और दुश्मन नारक महाराज जारान से मार खाने के बाद चुप नहीं बैठा था। वो अपने उस एक संग में बैठा तुम्हारे जन्म स्थान थार ग्रह को बर्बाद करने के लिए अपने शैतानी दिमाग से एक और नई योजना कर रहा था। कुर्बक, थार की आय का स्रोत क्या है? खानों से निकलने वाले थारस के मूल्य का 25%। और कुछ नहीं। और इस समय थारस के खानों का अधिकार किसके हाथों में है? जाहिर सी बात है, हमारे। और यदि हम उन्हें उनका 25% देना भूल जाएं, तब क्या होगा? तब होगा क्या? वो अमियान के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे, अंतरिक्ष समुदाय के सामने न्याय की भीख मांगेंगे। और क्या? और न्याय में समय लगता है कुर्बक। जब तक उनको न्याय मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे? उनके पास भूखे मरने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं होगा। परंतु स्वामी नारायण, ओमियान अवश्य हमसे नाराज हो जाएगा। होने दो। ओमियान में हमारे स्वार्थों की देखभाल करने के लिए वहां राहु है ना, वो उन्हें ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेने देगा जिससे हमारी हानि होती है। आखिर हम थारस के लाभ में से एक हिस्सा राहु को किस लिए देते हैं? परंतु अंतरिक्ष समुदाय के समक्ष हमारी छवि का क्या होगा? पूर्वक, छवि उन मूर्खों की खराब होती है जो आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं, जिन्हें धन से अधिक नैतिक मूल्यों से प्यार होता है। पूर्वक,
हम उन आदर्शों और सिद्धांतों के पक्षधर नहीं हैं। ओमियान के पुरखों को अपने धर्म और सत्य की रक्षा करने दो। हमें अपना और अपने भागीदारों का लाभ देखना है। पूर्वक सत्ता उसी की होती है जिसके पास धन होता है। और एक बात याद रखना, धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अर्थात आज के बाद जारांत को 25% देना बंद कर दो। परंतु जरात को कुछ ना कुछ तो उत्तर देना ही पड़ेगा स्वामी नारक। कह दो कि हमारे लेखाकारों से गणना करने में कोई भूल हो गई है और हम अपने बही खातों का लेखा जोखा कर रहे हैं। लेखाकारों ने गणना में भूल कर दी? आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहीं नारक हमारे साथ को जांच करना चाहिए। नारद पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है महाराज। वो चाहता तो पहले भी ऐसा कर सकता था। नारद स्वयं महारानी रासा से विवाह करना चाहता था। संभव है आपसे हारने के बाद उसका प्रतिशोध वो इस तरह से ले रहा है। यदि ऐसा है महाराज तो हमें ओमियान में निवेदन करना चाहिए। हाँ, अंतरिक्ष व्यवसाय नियमों के अनुसार यह हमारा अधिकार बनता है। मैं तुरंत ओमियान की आपातकालीन बैठक बुलाने की प्रार्थना करता हूँ। ओसेक व्यापार संघ और उसके सदस्य जो कर रहे हैं वो अंतरिक्ष व्यापार नियमों के विरुद्ध है। अवश्य है, परंतु जब तक लेखाकारों की भूल का पता नहीं चलता, नारद कैसे पता लगा सकता है कि थार का हिस्सा कितना है? महान होशी, नारद के लेखाकारों की भूल का धन थार को क्यों मिलना चाहिए? यह तो सरासर अन्याय है। और यदि गणना ये बताए कि लेखाकारों की भूल से थार के भाग में 25% से अधिक धन आ गया है, तो क्या होगा? क्या जारांत अधिक पाई हुई राशि लौटाएंगे या उसकी भरपाई ओमियान के खजाने से होगी? यदि हिसाब किताब से यह निकलता है कि थार के हिस्से में 25% से अधिक राशि आ गई है, तो ना केवल हम उसे लौटा देंगे, बल्कि उस पर ओसेक व्यापार संघ को हम ब्याज भी देंगे। नारद, लगता है ओमियान को और विशेष रूप से महाराज जारांत को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन मैं महाराज जारांत को यह अवगत कराना चाहूंगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने व्यवसाय के बीच नहीं लाता। तब तो तुम्हें जारांत का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। अवश्य, इसमें मेरी भी सहमति है। नारद, बहुमत यही कहता है कि तुम थार का 25% दे। यदि तुमने विलंब किया तो तुम्हें ब्याज के साथ वो राशि देनी पड़ेगी। थार ग्रह में एक और मृत्यु योग